हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईक्यू टैब। सो आई होप जो 2 दिन का ब्रेक था उसमें आप सब यहाँ पर पूरी तरीके से फ्रेश हो गए होंगे। वन वॉज होली, 18th को होली था, उसके कारण 19th को यहाँ पर न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं हुआ था और 20th यानी कि कल संडे था, इसके कारण हमने 2 दिन का यहाँ पर ब्रेक लिया था फ्रॉम द डिस्कशन। सो लेट्स गेट बैक टू अवर डिस्कशन वेज। यहाँ पर 21 मार्च आज हमें फिर से एक बार एडिटोरियल डिस्कशन को स्टार्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आज हमें कौन कौन से 2 एडिटोरियल को डिस्कस करने हैं। सबसे पहले विल टॉक अबाउट इंडिया स्टैंड ऑन यूक्रेन वॉर। आपको याद होगा इसके बारे में हमने और भी बहुत सारी बातें की हुई हैं, बट आज कुछ एक न्यू पर्सपेक्टिव में इसको समझने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली इंडिया का स्टैंड क्या है एंड मोर इंपॉर्टेंटली इंडिया का जो हेजेमनी है या फिर जो इंडिया का सॉफ्ट पावर है वो चीज़ कैसे डिमिनिश हो रही है लगातार आने वाले टाइम्स में, उस चीज़ के बारे में हम समझेंगे। एग्जैक्टली इंडिया का ये स्टैंड जो है उसके कारण इंडिया की खुद की वैल्यू काफी डाउन हो रही है। एंड सेकंड विल टॉक अबाउट साउथ एशियन इकोनॉमी के अंदर जो टेक्सटाइल जो सेक्टर है वो किस तरीके से काफी ग्रो हुआ है, स्पेशली द राइज ऑफ बांग्लादेश, द राइज ऑफ श्रीलंका, द राइज ऑफ इंडिया, द राइज ऑफ पाकिस्तान। ये 4 ऐसी साउथ एशियन इकोनॉमीज है जो कि टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा मतलब फास्ट ग्रोथ कर रही है। तो इन चारों के बारे में हम वन बाय वन समझेंगे। एग्जैक्टली बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया और पाकिस्तान किस तरीके से ग्रो कर रही है और किस तरीके से कौन कौन सी चीजें अभी भी हैं जो कि साउथ एशियन इकोनॉमी के पास नहीं है, जिसके कारण हम अभी वेस्टर्न इकोनॉमी के साथ में पूरी तरीके से कंपीट नहीं कर पा रहे हैं। तो इन 2 चीजों के बारे में बात करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज ऑल्सो वन एडिटोरियल जो कि हिजाब इशू के बारे में और फिर से बात करता है। इंडिविजुअल फ्रीडम्स और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उस सब चीजों को कहीं ना कहीं कंपेयर करने की कोशिश करता है। बट अगर आपको याद होगा तो इसके बारे में जो हमने पास्ट एडिटोरियल्स डिस्कस किए हुए हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं ये वाला डायमेंशन भी कहीं ना कहीं कवर हो गया था, इसलिए हम उसको फिर से रिपीट नहीं करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टिक आवरसेल्फ टू दीज 2 एडिटोरियल्स। तो हम आज का जो पहला एडिटोरियल है उसको हम स्टार्ट करते हैं। दैट इज अबाउट द इंडिया स्टैंड ऑन द यूक्रेन और किस तरीके से वो काफी ज्यादा ट्रेजिक है, किस तरीके से हमारे खुद के जो भी हमारा हेजेमनी है उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं डिक्रीज कर रहा है, डिमिनिश कर रहा है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है? यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर रशिया ने एक टाइप का यूनिलेटरल वॉर डिक्लेयर कर दिया था ऑन लैंड एंड बाय एयर, यानी कि थ्रू रशियन आर्मी एंड थ्रू रशियन एयरफोर्स इनके ऊपर अटैक किया गया था। नाउ एक चीज अगर आप समझिए, यूक्रेन एक ऐसी कंट्री है जो कि राइट नाउ एक स्मॉल कंट्री का मतलब एक स्मॉल कंट्री का पार्ट है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है और कोई दूसरी कंट्री उसका साथ भी नहीं दे रही है डायरेक्टली, राइट। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप रशिया को देखेंगे, रशिया राइट नाउ एक न्यूक्लियर पावर स्टेट है। सेकंड चीज, न्यूक्लियर पावर स्टेट होने के साथ साथ रशिया जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के P5 का मेंबर है, राइट। जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं उनमें से एक रशिया भी है। और यूक्रेन को अगर आप देखेंगे, यूक्रेन यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक नेशन है जो कि एक पीसफुल वे को एस्टैब्लिश करना चाहता था, बट एक P5 मेंबर के द्वारा एक यूक्रेन के ऊपर अटैक करना, दैट इज नॉट अ गुड साइन फॉर आवर इंटरनेशनल ऑर्डर, राइट। अगर आप यूनाइटेड नेशन का स्टेटस देखेंगे तो देखिए रशिया जो था ना वो पहले सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था। आप जानते हैं 1988 से लेकर 1991 के बीच में कुछ काफी सारे पावर अपसर्जिंग होती है, काफी सारे पावर के टॉप्स डाउन्स होते हैं। उसके कारण जो सोवियत यूनियन यानी कि जो यूएसएसआर था वो ब्रेक होकर टोटल यहाँ पर 15 डिफरेंट कंट्री के अंदर ब्रेक हो जाता है। उसमें से एक रशिया भी था और एक यूक्रेन भी था। द पॉइंट वाज उस टाइम यूएसएसआर के अंदर रशिया और यूक्रेन दोनों होने के कारण सबके पास पावर इक्वल हुआ करती थी। बट जिस टाइम सोवियत यूनियन यहाँ पर पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गया तो यूनाइटेड नेशन का स्टेटस उन सब में से सिर्फ एक कंट्री को मिलना था एंड दैट वाज गिवन टू रशिया। यूक्रेन या फिर किसी और कंट्री को नहीं दिया गया था, वो रशिया को दिया गया था बिकॉज रशिया प्रूव्ड इटसेल्फ टू बी एक टाइप का सुपर पावर की तरह उसने अपने आप प्रूव किया, इसलिए उसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक टाइप का P5 का स्टेटस मिला। नाउ द पॉइंट इज कि व्हाट इज द रीजन कॉन्टेक्स्ट। रीजन कॉन्टेक्स्ट ये है कि हम जानते हैं रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया हुआ है, बट यूक्रेन वेरी ब्रेवली उन्होंने रशियन एडवांसेस को यहां पर रोक के रखा हुआ है, जिसके कारण अभी तक सोचिए ऑलमोस्ट 3 वीक्स हो गए हैं और रशिया जैसी एक लार्ज इकोनॉमी जो है अभी तक यूक्रेन के एक छोटे से शहर यानी कि जो कीव कैपिटल है उसके अंदर एंटर नहीं कर पाई है। दिस शोज कि यूक्रेन कितने ज्यादा नेशनलिज्म और कितने ज्यादा करेज से फाइट कर रहे हैं, जिसके कारण रशिया अभी तक इनको पेनिट्रेट करके अंदर नहीं एंटर कर पा रहा है कैपिटल जो कैपिटल है उसके अंदर, राइट। अब देखिए रशिया को यहाँ पर पता है, रशिया का यहाँ पर एक सिंगल गोल है। रशिया का गोल ये है कि जो कीव है यानी कि जो कैपिटल है यूक्रेन का उसको कैप्चर करो और इस वॉर को फिनिश करो। बट द पॉइंट इज कि अभी तक उस कीव के अंदर एंटर नहीं कर पाई है रशिया। अभी तक कोशिश कर रही है बट उसके अंदर एंटर नहीं कर पाई है। दैट इज बिकॉज ऑफ यूक्रेन पावरफुल रेजिस्टेंस जो कि यूक्रेन प्रोवाइड कर रहा है अगेंस्ट रशिया। तो देखिए एक चीज समझिए, जो व्लादिमीर पुतिन है हम जानते हैं कि उन्होंने काफी सारी कारपेट बॉम्बिंग की है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कारपेट बॉम्बिंग? आपको याद होगा जहां पर एक मिसाइल को छोड़ा जाता है और एक मिसाइल के अंदर से बहुत सारे डिफरेंट बॉम्ब्स वगैरह मतलब ड्रॉप होते हैं और एक मिसाइल के कारण यहाँ पे 100 से ज्यादा 100+ बॉम्ब्स यहाँ पे मतलब एक जगह पे गिरते हैं और जिस एरिया के अंदर वो गिरते हैं वो पूरे के पूरे एरिया को बिल्कुल तहस नहस कर देते हैं। दैट थिंग इज कॉल्ड एज कारपेट बॉम्बिंग। इसके अलावा जितने भी सिविल फैसिलिटीज थी, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और जितना प्ले ग्राउंड, इन सब के ऊपर भी अटैक किया गया है। जहां जहां पे लोग यहाँ पर छुपे हुए थे, शेल्टर लिया हुआ था यूक्रेन के अंदर, उनके ऊपर भी अटैक किया गया है। द पॉइंट इज व्लादिमीर जो पुतिन है वो राइट नाउ ही इज कमिटिंग इंटरनेशनल क्राइम।
और नॉट जस्ट इंटरनेशनल क्राइम, आप इसे ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम समझ सकते हैं। सोचिए, इतना सब होने के बावजूद भी अभी तक किसी भी एक मेजर सिटी को पूरी तरीके से कैप्चर नहीं कर पाई है रशिया। दिस शोज द व्हाट इज द फाइटिंग स्पिरिट ऑफ पीपल ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन के पीपल जो है कितने स्ट्रांगली और कितने विलेंटली फाइट कर रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज द सिचुएशन। देखिए, सिचुएशन ये है राइट नाउ कि यूक्रेन जो है वो एक टाइप का यूनाइटेड नेशन का मेंबर स्टेट है। हम जानते हैं यूएन जनरल असेंबली का एक मेंबर स्टेट है, और जो रशिया है वो एक टाइप का परमानेंट मेंबर है, P5 का मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। द पॉइंट इज, एक परमानेंट मेंबर जो है वो कभी भी एक नॉन परमानेंट मेंबर के अगेंस्ट अटैक नहीं कर सकता था, बिकॉज दिस वाज अगेंस्ट द यूएन चार्टर के मेंबर, बिकॉज दोनों सेम ग्रुप के मेंबर्स हैं। तो क्या एक ऐसा कंट्री जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट, जो कि कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है, जो कि परमानेंट एक टाइप का मेंबर है, क्या वो एक नॉन परमानेंट मेंबर के ऊपर अटैक कर सकता है? इट शुड नॉट हैव बीन डन। इसके कारण रशिया ने यहाँ पर जो यूक्रेन के ऊपर किया वो कहीं ना कहीं यूएन चार्टर को डायरेक्टली वायलेट कर रहा है। नाउ इंडिया की बात करते हैं। क्या इंडिया को इस चीज में सपोर्ट करना चाहिए किसी भी कंट्री को? देखिए, इंडिया का यहाँ पर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यूक्रेन को सपोर्ट करना, और रशिया की चीजों को यहाँ पर, मतलब जो भी रशिया यहाँ पर बोल रहा है उनको कंडेम करना। बट इंडिया ने अभी तक ऐसा नहीं किया। इंडिया ने अभी तक यहाँ पर रशिया का सपोर्ट इनडायरेक्टली किया है, जहां पर इंडिया ने किसी भी तरीके से रशिया के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहा है। जो भी रशिया अग्रेशन दिखा रही है, जो भी इलीगल इन्वेजन कर रही है, इसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है, इंडिया की खुद की जो वैल्यू है वो लगातार धीरे धीरे दूसरे कंट्री के आईज में धीरे धीरे डाउन होती जा रही है। समझते हैं। देखिए, अगर आप मिस्टर जो व्लादिमीर पुतिन की बात करेंगे, उनका एक स्टेटमेंट हमेशा होता है कि यूक्रेन के अंदर से डीनाजिफिकेशन करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीनाजिफिकेशन? समझिए, 1940s के आसपास में, 1941 में टू बी प्रिसाइज, क्या हुआ था, जब हिटलर थे, ठीक है, हिटलर जबकि जो कि जर्मनी में थे, और सिमिलरली एक देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड एज जोसेफ स्टालिन, जो कि रशिया के यहाँ पर उस टाइम में हेड हुआ करते थे, ठीक है, स्टालिन। तो स्टालिन और हिटलर जो थे ना, वो काफी क्लोज थे। उसके कारण 1939 से लेकर के 1941 का जो टाइम, मतलब जो टाइम पीरियड था जस्ट बिफोर द वर्ल्ड वॉर टू, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में रशिया और जर्मनी काफी क्लोज थे। ना आप जानते हैं कि जर्मनी का जो हिटलर था, वो अपने आप को एक सेल्फ प्रोपेल्ड मिशन पे स्टार्ट हो गया था। उसने बोला था कि मैं पूरे वर्ल्ड से नाजीज को खत्म कर दूंगा, राइट। अब देखिए, नाजीज को खत्म करने के कारण क्या हुआ था, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जिन्होंने अपने आप को डीनाजीफाई कर लिया था। उसी कारण यूक्रेन वाज वन ऑफ द मेंबर्स जो कि इस सबसे हट गया था, ठीक है, इन सबसे हटने के कारण मतलब वो इन सब चीजों से हट गया था। द पॉइंट वाज, देखिए, बाद में रशिया का सपोर्ट लेने के लिए, रशिया का जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होता है और रशिया और जर्मनी दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट आ जाते हैं, द पॉइंट वाज उस टाइम सपोर्ट लेने के लिए जो यूक्रेन था उसने अपने आप को नाजी डिक्लेयर किया था ताकि रशिया का सपोर्ट मिल सके उसको। नाउ अब देखिए, जिस पर्टिकुलर कंट्री का सपोर्ट लेने के लिए यूक्रेन ने अपने आप को नाजी डिक्लेयर किया था, वही कंट्री यानी कि रशिया अब उसी यूक्रेन के पीछे पड़ी हुई है, राइट। मतलब दिस वाज द थिंग जो कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आप जानते हैं कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, हेग के अंदर, ठीक है, हेग के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। पॉइंट वाज, रिसेंटली जो रशिया यूक्रेन का मैटर था उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर जाया गया, जहां पर रशिया के प्रेस्टीज के ऊपर, जो भी उसके आत्मसम्मान है, उसके ऊपर एक बहुत ही सिवियर ब्लो आया है। जबकि जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये डायरेक्ट किया रशिया को कि आपको इस वॉर को जल्दी से जल्दी बंद करना होगा, आपको इमीडिएटली इस चीज को हॉल्ट करना होगा। नाउ देखिए, आईसीजे ने एक स्टेटमेंट दिया है दैट इट इज प्रोफाउंडली कंसर्न्ड, काफी ज्यादा कंसर्न्ड है जिस तरीके से रशिया यूज को फोर्स कर रहा है, स्पेशली जब वो इंटरनेशनल लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है और वो सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर यहाँ पर अटैक कर रहा है। नाउ जब ये मीटिंग हुई थी तो 13-2 के फेवर में यहाँ पर मतलब ये रूलिंग हुई है। बेसिकली सिर्फ 2 लोगों ने रशिया के फेवर में वोट किया, बाकी 13 लोगों ने रशिया के अगेंस्ट में वोट किया। यहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे, ध्यान देखिएगा, जो इंडिया के, आपको जानते हैं इंडिया का एक जज, वो अभी राइट नाउ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर प्रेजेंट है, उनका नाम है जस्टिस दलवीर भंडारी। जस्ट रिमेंबर हिज नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दलवीर भंडारी सर जो है, उन्होंने रशिया के अगेंस्ट वोट किया। ध्यान से समझिएगा इसको। अभी तक इंडिया ने किसी भी एक अपने मीटिंग के अंदर रशिया के अगेंस्ट वोट नहीं किया था। दिस इज द फर्स्ट इंस्टांस जहां पर इंडिया ने इसके अगेंस्ट वोट किया। बट अगेन दिस पर्टिकुलर वोट वाज डन बाय इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी। ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं था। दिस वाज प्रूव्ड बाय द फैक्ट कि जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने जैसे ही वोटिंग हुई उसके बाद इस चीज को कैंसिल कर दिया था। मतलब जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थे, उन्होंने ये बोला कि जो पर्टिकुलर जस्टिस दलवीर भंडारी ने जो वोट किया है वो इंडिया के पर्सपेक्टिव को शो नहीं करता है, वो उनके इंडिविजुअल कैपेसिटी को शो करता है। पॉइंट वाज, व्हाट इज रॉन्ग इन दिस थिंग? देखिए, अगर इंडिया इस चीज के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग स्टेप लेगा तो शायद हो सकता है आगे जाके रशिया जो है अपने चीजों को वापस रिट्रैक्ट कर ले, अपने फोर्सेस को रिट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दे। कभी कभी क्या होता है, देखिए, कभी कभी जो इंसान गलत करता है ना, उससे ज्यादा मतलब गलत पर्सन वो होता है जो कि गलती देखकर कुछ करता नहीं है। द पॉइंट इज कि जो पर्सन जो देखिए, एक पर्सन जो अच्छा भी है ना, अगर वो कुछ मतलब अच्छे डिसीजंस नहीं ले रहा है टू स्टॉप दैट पर्टिकुलर पर्सन, दैट ही इज आल्सो रॉन्ग। सिमिलरली इंडिया का भी जो यहाँ पर स्टेटमेंट है, मतलब इंडिया का जो यहाँ पर्सपेक्टिव है, इंडिया यहाँ पर सब कुछ करने की कोशिश तो कर रहा है, बट इंडिया यहाँ पर रशिया के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है, इंडिया भी कहीं ना कहीं इस चीजों में गलत जा रहा है।
नाउ सिमिलरली लेट्स टॉक अबाउट यूनाइटेड नेशन। नाउ आप जानते हैं 1914 से लेकर के 1918 के बीच में, नाउ दिस वाज द टाइम जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ था, राइट। देखिए जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ था तो जो हमारा वर्ल्ड था उसको ये फील हुआ कि कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो कि हमारे वर्ल्ड वॉर को रोक सके या फिर कोई भी ऐसा फर्दर वॉर ना हो इसी को रोक सके। तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम देयर वाज अ बॉडी दैट वाज फॉर्म, उसका नाम रखा गया लीग ऑफ नेशंस, ठीक है। सो लीग ऑफ नेशन नाम का एक बॉडी रखा गया जो कि फॉर्म किया गया वर्ल्ड वॉर वन के जस्ट बाद, ताकि वर्ल्ड वॉर टू ना हो कभी भी। बट हम जानते हैं 1942 होते होते सिचुएशन यहाँ पर फिर से खराब हो जाती है और लीग ऑफ नेशन जो था पूरी तरीके से फेल हो गया और यहाँ पर वर्ल्ड वॉर टू डिक्लेयर हो गया, राइट। 1942 से लेकर के 45 के आसपास में जब तक वर्ल्ड वॉर टू चलता है तब तक हम जानते हैं कि लीग ऑफ नेशन की वैल्यू पूरी तरीके से डाउन हो गई थी। जब वर्ल्ड वॉर टू यहाँ पर फिनिश हुआ ना 1945 के आसपास में, तो सारे कंट्री को ये समझ आ गया, देखिए कंट्री को ये समझ आया कि लीग ऑफ नेशन तो बिल्कुल काम का नहीं होने वाला है, बिकॉज उसके पास बहुत सारी पावर्स नहीं है। तो अगर हमें कोई ऐसी बॉडी बनानी है जो कि वर्ल्ड वॉर को रोक सके तो उसके पास इनफ पावर्स होनी चाहिए। तो 1945 के अंदर देयर वाज अ बॉडी फॉर्म दैट वाज कॉल्ड एज यूनाइटेड नेशंस। नाउ द डेट वाज 24th of October 1945 सॉरी। उस दिन यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन होता है और उस दिन उसको काफी सारी पावर्स दी जाती है। स्पेशली यूनाइटेड नेशन के अंदर एक बॉडी बनाई जाती है जिसका नाम रखा जाता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, और सिक्योरिटी काउंसिल के सारे डिसीजंस को यहाँ पर बाइंडिंग डिक्लेयर कर दिया जाता है। बाइंडिंग मतलब अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने किसी भी स्टेट किसी भी पर्टिकुलर एक कंट्री के अगेंस्ट कुछ बोला तो वो चीज बाइंडिंग होगी, मतलब सामने वाली कंट्री को फॉलो करना ही होगा। नाउ इस चीज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक P5 का कंसेप्ट बनाया, परमानेंट 5 का एक टाइप का कंसेप्ट बनाया, जहां पर 5 कंट्रीज को जो कि उस टाइम की बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर्स थी उनको मतलब एडिशनल पावर्स दी गई ताकि वो लोग कुछ एडिशनल डिसीजंस ले सके अगर वॉर टाइप का कोई भी सिचुएशन क्रिएट होता है तो। द पॉइंट वाज ये P5 कंट्रीज दे वर सपोज टू प्रोटेक्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट द पॉइंट इज इसी P5 कंट्री में से एक कंट्री यानी कि रशिया, इसने ही एक दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक कर दिया, एंड दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि राइट नाउ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पूरी तरीके से फेल होना स्टार्ट हो गया है, उसकी इनइफेक्टिवनेस शो हो रही है, बिकॉज जिस पर्टिकुलर कंट्री को आपने दूसरे कंट्री का प्रोटेक्शन के लिए बनाया था उस खुद ही मतलब उस कंट्री ने खुद ही यहाँ पर दूसरे के अगेंस्ट अटैक कर दिया है। दैट इज व्हाई दिस थिंग हैज टोटली फेल्ड। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भी कहीं ना कहीं फेल होना स्टार्ट हो गया है। और यहां पर देखिए नीड ऑफ द आवर इज नॉट कि हम यूनाइटेड नेशन को हटा दिए एक दूसरी बॉडी बनाना स्टार्ट कर देते। द पॉइंट इज यूएन ऑलरेडी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एस्टैब्लिश्ड बॉडी है। कुछ चीजों में अगर वो फेल हो रही है तो उसे हम रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, वहां पर हम कुछ चेंजेस ला सकते हैं। रशिया को हटाकर वहां पर किसी इंपॉर्टेंट नेशन को इंक्लूड किया जा सकता है P5 के अंदर। P5 की जो मेंबरशिप है उसको इंक्रीज की जा सकती है। दीज आर द थिंग्स दैट कैन बी डन राइट नाउ। देखिए एक तरफ तो यूनाइटेड नेशन की वैल्यू लगातार डिमिनिश हो रही है, बट उसके साथ साथ में अगर आप उससे भी ज्यादा ट्रेजिक चीजें देखेंगे तो इंडिया का स्टैंड है। इंडिया एक बहुत ही लार्ज डेमोक्रेटिक नेशन है जो कि अभी तक नॉन अलाइन पॉलिसी को फॉलो करती थी। नॉन पॉलिसी को फॉलो करने के लिए क्या होता था, इंडिया का एक स्टैंड ये था कि जो भी गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट में मतलब स्टेप्स लेना। अगेन रशिया यहां पर यूक्रेन के अगेंस्ट गलत कर रहा है, दैट वी नो, बट इसके अगेंस्ट अभी तक इंडिया ने कोई भी स्टैंड नहीं लिया है। देखिए इंडिया ज्योग्राफिकली पॉपुलेशन वाइज बहुत ही लार्ज कंट्री है, बट इसके बावजूद इंडिया ने क्रिटिसाइज करने से मना कर दिया है रशिया को, एंड दैट इज व्हाई रशियन मिलिट्री को यहां पर कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ मिल रही है, बिकॉज यहां पर रशिया बिकॉज यहां पर चाइना इंडिया ऐसी जो स्ट्रॉन्ग पावर्स है ना वो लोग कहीं ना कहीं कुछ नहीं बोल रही है रशिया को। इसलिए नाउ इसके कारण हो क्या रहा है, सबसे बड़ी चीज ये हो रही है कि इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है वो लगातार डिमिनिश हो रहा है। कैसे, देखिए इंडिया ने लगातार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन जनरल असेंबली और भी बहुत जगहों पर जहां पर वोटिंग वगैरह हुई, जैसे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में वोटिंग राइट्स हुई है, हर एक जगह इंडिया ने एब्सटेन कर दिया, मतलब वोटिंग करने से मना कर दिया। ना ही इंडिया ने वाई बोला, ना ही इंडिया ने एन बोला, ना ही यस ना नो। देखिए इंडिया का अगर आप अपना इंटरेस्ट देखेंगे तो उस चीज के हिसाब से ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल मतलब परफेक्ट है कि इंडिया ने किसी का भी सपोर्ट नहीं लिया, बिकॉज यहां पर कहीं ना कहीं इंडिया यूएसए और रशिया दोनों के साथ अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव करके रखना चाहता है। बट एक तरफ आप समझिए कि क्या लगातार एब्सटेंट करने से इंडिया के खुद के रिलेशनशिप दूसरे क्या यूएस के साथ और आपस में बाकी कंट्री के साथ यहाँ पर इंप्रूव हो रहे हैं। देखिए इंप्रूव तब होता ना अगर यहाँ पर इंडिया इन्वॉल्व नहीं होता डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बट इंडिया यहाँ पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो अगर अब इंडिया यहाँ पर एब्सटेंट कर रहा है तो उसके कारण इंडिया का रिलेशनशिप वेस्टर्न कंट्री के साथ और स्पेशली जो क्वाड पार्टनर्स है यानी कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इनके साथ लगातार डिमिनिश हो रहे हैं। बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द वेस्टर्न नेशंस, मेजॉरिटी ऑफ द क्वाड नेशंस लगातार इंडिया को अपील कर रहे हैं कि आपको रशिया के अगेंस्ट कुछ करना होगा, ओनली देन, बिकॉज देखिए रशिया को यहाँ पर सिर्फ दो ही स्ट्रॉन्ग कंट्री यहाँ पर सपोर्ट कर रही है, वन इज इंडिया एंड सेकंड इज चाइना। तो देखिए चाइना तो कहीं ना कहीं अपने खुद के फायदे के लिए कर रही है। चाइना तो इसीलिए मतलब सपोर्ट कर रही है बिकॉज कल को अगर चाइना ने ताइवान के ऊपर अटैक किया, हांगकांग के ऊपर अटैक किया, तो रशिया उसको बदले में सपोर्ट कर रही है। सिंपल सा पॉइंट है। द पॉइंट इज इंडिया यहाँ पर सपोर्ट कर रही है, उसके कारण रशिया को यहाँ पर स्ट्रेंथ मिल रहा है, बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोइंग पावर्स। इंडिया अगर यहाँ पर अपना सपोर्ट को खींच ले तो शायद रशिया जो बैकबोन है वो यहाँ पर मतलब कहीं ना कहीं टूट जाएगा, एंड दैट इज व्हाई रशिया यहाँ पर वॉर को रोकने पे कहीं ना कहीं फोर्स हो जाएगा। नाउ इसलिए इंडिया का यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इंडिया का अगर आप बात करेंगे आगे जाकर, जस्ट सपोज की देखिए लेट्स मतलब से इट हाइपोथेटिकली कि मान लीजिए कल को जाकर चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक कर भी दिया, तो उसके बाद अगर इंडिया ने फ्रांस,
जर्मनी, यूएसए या फिर किसी दूसरे कंट्री से अगर सपोर्ट मांगी भी, तो आपको लगता है कि ये सब कंट्री कभी इंडिया को सपोर्ट करेगी? आई डोंट थिंक सो। वो सपोर्ट नहीं करेगी, बिकॉज राइट नाउ इंडिया उन सब कंट्री के अगेंस्ट में बैठा हुआ है, राइट? फ्रांस का, जर्मनी का, यूएसए का, इन सब का सपोर्ट राइट नाउ इंडिया नहीं कर रहा है। तो हो सकता है कि कल को अगर जरूरत पड़े तो ये लोग कंट्री भी इंडिया का सपोर्ट ना करे। सेकंड चीज, अभी हम कौन से ग्रुप के अंदर है? देखिए, दो टाइप के ग्रुप होते हैं यहाँ पर, वन इज डेमोक्रेटिक, वन इज नॉन डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में ये सब आ गए, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, जो जो सबके सब एक तरफ है, यूक्रेन वगैरह हो गए, ये सब डेमोक्रेटिक के अंदर आ गए। नॉन डेमोक्रेटिक के अंदर बेसिकली रशिया है, नॉर्थ कोरिया है, चाइना है, ये सब कंट्रीज है। देखिए, रशिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, ये सब वो कंट्री जो कि रशिया के इन्वेजन को अभी तक वेल डिक्लेयर कर रही है, और इंडिया इस ग्रुप के साथ कहीं ना कहीं डिक्लेयर कर रहा है। इसका मतलब है इंडिया अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री से साइड में हट करके नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री ग्रुप में लेकर आ गया, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अगर कल को प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो सकता है कि इंडिया के साथ ना आए। अगर आप नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करेंगे, रशिया हो गया, देखिए, अगर आप रशिया को छोड़ दे तो उसके अलावा वी हैव चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। चाइना, नॉर्थ कोरिया, वेनेजुएला, ये सब नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, और इन सबके साथ इंडिया के रिलेशनशिप पहले ही अच्छे नहीं है। तो कल को अगर कोई मान लीजिए इंटरनेशनल इशू होता भी है, इंटरनेशनल कंसर्न होता भी है, तो एक रशिया को अगर आप छोड़ देंगे तो बाकी कोई कंट्री इंडिया के साथ में खड़ा होगा भी नहीं। अगर इंडिया के साथ में कोई खड़ा होने वाला था, दैट वाज द यहाँ पर वेस्टर्न पावर्स, और वो अब इंडिया के साथ में है नहीं। तो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट पब्लिक कंसर्न जो कि राइट नाउ इंडिया फेस कर रही है। ना इंडिया का पॉलिसी इश्यूज क्या क्या है? देखिए, इंडिया का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया अटेम्प्ट्स टू रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड्स। ये एक टाइप का प्रोवर्ब है। क्या शो करता है? देखिए, इसका मतलब है कि आप हेयर के साथ भी रन करना चाहते हो और हाउंड्स के साथ हंट भी करना चाहते हो। आप जानते हैं हेयर क्या होता है? हेयर का सीधा सा मतलब होता है खरगोश या फिर रैबिट, ठीक है, रैबिट। हाउंड का मतलब क्या होता है? आप सिंपल फॉक्स समझ सकते हैं, लॉयन समझ सकते हैं, सब ऑलराइट, समझिए इस चीज को। पॉइंट इज, जस्ट सपोज एक लॉयन है, ठीक है, एक रैबिट के पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर लॉयन अपनी भूख मिटाने के लिए रैबिट के पीछे पड़ा हुआ है, और अगर इंडिया को यहाँ पर स्टैंड लेना हो तो किसके अगेंस्ट, मतलब किसके सपोर्ट में लेगा? इसके सपोर्ट में या फिर इसके सपोर्ट में? सो व्हाट इंडिया डज इज कि इंडिया क्या करता है, रैबिट के साथ में भागना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इसका मतलब है इंडिया इसको भी सपोर्ट करता है। फिर जब लॉयन पास आता है तो इंडिया लॉयन के साथ में मिलकर काम करना स्टार्ट कर देता है। मतलब दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, जहां पर हम हेयर के साथ भी रन करना चाहते हैं और हाउंड के साथ हंट भी करना चाहते हैं। मतलब पॉइंट इज कि हम दोनों में से किसी भी एक चीज को चूज करने को रेडी नहीं है। हम दोनों के साथ अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव मतलब करना चाहते हैं। द पॉइंट इज कि देखिए, यहाँ पर जो हमारा कंसर्न है वो बिल्कुल सही है, बिकॉज इंडिया अपने इंटरेस्ट को क्यों खराब करे किसी दूसरे कंट्री के लिए? इंडिया को अपने इंटरेस्ट के लिए दोनों कंट्री के साथ बैलेंस इंटरेस्ट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज करेक्ट। बट द पॉइंट इज, एक सिंगल कंट्री का सपोर्ट एट वन पर्टिकुलर टाइम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट नाउ जो रशिया और यूक्रेन का प्रॉब्लम है, उसमें द एंटायर इंटरनेशनल ऑर्डर नोज कि यूक्रेन को सपोर्ट चाहिए, सो इंडिया को यहाँ पर यूक्रेन का सपोर्ट करना चाहिए। इट इज एज सिंपल एज दैट। यहाँ पर रशिया का सपोर्ट करके इंडिया को कुछ भी नहीं मिलने वाला है लॉन्ग टर्म के अंदर। देखिए, सेम प्रॉब्लम यहाँ पर इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर देखा, नेपाल के अंदर देखा, ब्रिक्स कंट्री के अंदर, क्वाड के अंदर, ईरान के अंदर, और अब यूक्रेन के अंदर, हर एक कंट्री के अंदर ऐसा ही हो रहा है। इंडिया यहाँ पर दोनों कंट्री के साथ, दोनों की जो पावर्स होती है, दोनों के साथ अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव करना चाहते हैं। उसके कारण इंडिया की जो खुद की जो रेपुटेशन है पिछले कुछ सालों में लगातार डाउन होनी स्टार्ट हो गई है। देखिए, अफगानिस्तान का जो इशू हुआ था, आपको याद होगा, बहुत सारे यहाँ पर मीटिंग्स वगैरह हुई थी इंटरनेशनल लेवल की, बट एक भी मीटिंग में यहाँ पर इंडिया को इनवाइट नहीं किया गया था। आपको याद है? सिमिलरली क्वाड का एक ऑल्टरनेटिव की तरह यूएसए ने यहाँ पर ऑकस नाम का एक बॉडी बना दिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए था, बट इंडिया को यहाँ पर इनवाइट तक नहीं किया गया। सिमिलरली ईरान का जो यहाँ पर जेसीपीओ यानी कि ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन हुआ। सोचिए, ईरान हमारे इतने क्लोज है। सेकंड चीज, इंडिया यहाँ पर खुद एक न्यूक्लियर पावर है, बट इसके बावजूद इंडिया को यहाँ पर इस ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। द पॉइंट इज, देखिए, ऑलरेडी इंडिया को कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, इंडिया की खुद की रेपुटेशन इतनी डाउन हो गई है, इसके कारण इंडिया को किसी भी इंटरनेशनल फोरम के अंदर इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, बहुत कम के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है, बिकॉज इंडिया का जो मिलिट्री स्ट्राइक पावर है वो भी स्ट्रॉन्ग, मतलब वो भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है वो भी धीरे धीरे डिमिनिश हो रहा है। एंड दैट इज वाई ऑथर यहाँ पर ये बोलते हैं कि इंडिया को यहाँ पर एक स्टैंड लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हम स्टैंड नहीं ले रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को पीछे धकेल रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट ब्रिक्स। 2021 के अंदर क्या हुआ था? ब्रिक्स की एक मीटिंग हुई थी, लास्ट ईयर मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर, जहां पर एक बोला गया था कि कोई भी जो मेंबर स्टेट्स है, जितने भी पांचों मेंबर स्टेट्स है, इंडिया हो गया, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील, वो किसी भी दूसरे कंट्री के ऊपर, देखिए, नॉट सपोज कि सिर्फ आपस में, बट किसी भी दूसरे कंट्री के ऊपर कभी भी यूनिलेटरली फोर्स का यूज नहीं करेंगे। अगर फोर्स का यूज करते हैं तो बाकी जितनी कंट्रीज बचती हैं वो सबके साथ मिलकर के उस कंट्री को रोकने की कोशिश करेगी। बट अगेन समझिए, हम जानते हैं कि जो चाइना और रशिया, ये दोनों ऐसी कंट्री जो कि माना जाता है कि पॉलिटिकली बहुत ही हिपोक्रेट्स है। हिपोक्रेट्स का मतलब होता है जो बोलते कुछ है करते कुछ है। उन्होंने यहाँ पर रिटर्न एग्रीमेंट्स दिए थे। सोचिए, रशिया और चाइना दोनों ने यहाँ पर एक टाइप के रिटर्न एग्रीमेंट्स दिए थे कि हम किसी दूसरे कंट्री के ऊपर कभी भी अटैक नहीं करेंगे, यूनिलेटरली कभी भी वॉर डिक्लेयर नहीं करेंगे। बट हम जानते हैं कि चाइना ने लगातार ताइवान को धमकाया हुआ है, हांगकांग के ऊपर यहाँ पर कहीं ना कहीं मिलिट्री रूल स्टार्ट कर दिया है, रशिया ने यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया, क्रीमिया के ऊपर ऑलरेडी अटैक कर चुका है। द पॉइंट इज कि ऑलरेडी इतने सारे हो गए हैं, बट इसके बावजूद हमारा ब्रिक्स नेशन है, जो ब्रिक्स नेशन है, वो अभी कुछ भी नहीं कर पा रहा है।
सेकंड फैक्टर, लेट्स टॉक अबाउट द न्यूक्लियर आर्सेनल। अभी रशिया एक न्यूक्लियर पावर है बट यूक्रेन एक न्यूक्लियर पावर नहीं है, तो क्या इसी कारण अटैक हो रहा है? देखिए, जिस टाइम 1991 के आसपास में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था ना, उस टाइम यूक्रेन वाज थर्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर वेपन का जो मतलब स्टॉक था वो इसके पास प्रेजेंट था, यूक्रेन के पास प्रेजेंट था। इसके पास अराउंड 1900 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे, 176 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स थे, 44 से ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स थे। द पॉइंट वाज इनके पास इतना सारा ऑलरेडी न्यूक्लियर मिसाइल था, बट इसके बावजूद 1994 में यूक्रेन डिसाइडेड टू साइन अ बुडापेस्ट मेमोरेंडम, जिसके थ्रू उन्होंने रशिया, यूएस और यूके के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया कि यूक्रेन ने अपना खुद का न्यूक्लियर पावर जो था उसको छोड़ दिया, और बदले में उसने चाहा कि हमें हमारी इंडिपेंडेंस, हमारी सॉवरेनिटी, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और ये सब हमें मेंटेन चाहिए, तभी हम इस चीज को छोड़ेंगे। और बाकी कंट्रीज ने माना था। सोचिए, रशिया वाज वन ऑफ द कंट्रीज जिन्होंने इस चीज को माना था, बट राइट नाउ रशिया ही वो कंट्री है जिन्होंने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया है। नाउ सिमिलरली ऑथर यहां पर ये बोलते हैं, देखिए 2014 के अंदर रशिया ने क्रीमिया के ऊपर अटैक किया था, तब से ये प्रॉब्लम लगातार इंक्रीज हो गई है, जहां पर देख रहे हैं हम रशिया अपनी ही कमिटमेंट को यहां पर फुल मतलब फॉलो नहीं कर रहा है। पहले उसने ब्रिक्स के अंदर जो कमिटमेंट किया था उसको फॉलो नहीं कर रहा है। सेकंड चीज, रशिया ने खुद ही यहां पर यूक्रेन के साथ एक टाइप का एग्रीमेंट साइन किया था बुडापेस्ट कन्वेंशन में, उसको भी यहां पर कहीं ना कहीं फॉलो नहीं कर रहा है। द पॉइंट इज की प्रॉब्लम काफी ज्यादा यहां पर इंक्रीज हो रही है। अगर इंडिया को यहां पर एक वर्ल्ड गुरु बनना है, वर्ल्ड गुरु मींस व्हाट, विश्व गुरु बनना है अगर इंडिया को, तो यहां पर पहली बात तो इंडिया हर जगह पे अपना एक्सटेंशन का पॉलिसी लेकर नहीं आ सकती है। इंडिया को यहां पर अपनी मॉरल ड्यूटी को समझना होगा। इंडिया को इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकते। अगर इंडिया को अपनी क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर करना है ना, तो इंडिया को यहां पर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना जरूरी है। देखिए, अगर आपको याद होगा तो देखिए आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में जर्मनी के सामने एक बहुत ही ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी रखी गई थी। उस ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी के बदले में व्हाट हिटलर डिड वाज, हिटलर ने पब्लिक के सामने उस पर्टिकुलर ट्रीटी को फाड़ डाला था। नाउ व्हाट इट वाज, उन्होंने फाड़ के उसके बाद फिर वर्ल्ड वॉर 2 डिक्लेयर किया, जहां पर जर्मनी की लॉस्ट प्राइड को उसने फिर से रिटेन करने की कोशिश की थी। नाउ 2021 का जो ब्रिक्स जो रेजोल्यूशन हुआ था, जहां पर रशिया ने ये बोला था कि हम किसी भी दूसरे कंट्री के ऊपर कभी अटैक नहीं करेंगे। अगेन ये बात तो वही हो गई कि उन्होंने लिटरली इस रिटर्न एग्रीमेंट को फाड़ डाला है, और उस फाड़ने के बाद अभी वो मतलब जो उनका मन आ रहा है, रशिया और चाइना दोनों ही जो उनका मन आ रहा है वो कर रहे हैं। और इसके बावजूद अगर इंडिया को यहां पर देखिए, जो ब्रिक्स कंट्रीज है वो पांचों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज है। अब जो भी कंट्री इन पांचों कंट्री के ऊपर कहीं ना कहीं एक टाइप का ग्लोबल हेजेमनी बनाना स्टार्ट करेगा ना, वो अपने आप को एक ग्लोबल सुपर पावर की तरह देख सकता है। अब देखिए, हम जानते हैं कि रशिया और चाइना दोनों ही यहां पर कहीं ना कहीं एक बहुत ही गलत काम कर रहे हैं ऑलरेडी। अब इंडिया अगर यहां पर बाहर आकर के ब्राजील और साउथ अफ्रीका का सपोर्ट लेकर के रशिया और चाइना को यहां पर कंडेम करता है और इसको रोकता है, तो यहां पर इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर को फिर से इंक्रीज कर सकता है। नाउ दिस इज द थिंग, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। इंडिया को यहां पर अपने डिप्लोमेसी को और ज्यादा इंक्रीज करना होगा। सेकंड चीज, अगर इंडिया को अपने रेपुटेशन को इंक्रीज करना है, तो इंडिया को यहां पर कुछ ऐसे स्टेप्स लेने होंगे जो कि आउट ऑफ द बॉक्स है। देखिए, अभी हम जितने भी चीजें ले रहे हैं उसके कारण हमारी वैल्यू लगातार डाउन हो गई है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पिछले कुछ सालों के अंदर जो भी हमारी वैल्यू बनाई थी, जो भी हमारे इंडिया की वैल्यू जो इंटरनेशनल लेवल पे बनी थी, वो सब का सब कहीं ना कहीं पिछले 2-3 महीनों के अंदर फिर से डाउन होना स्टार्ट हो गया। जो बाइडन राइट नाउ मिस्टर पुतिन को एक वॉर क्रिमिनल बोल रहे हैं। सोचिए, एक पर्सन जो कि वॉर क्रिमिनल है, जो उस पर्टिकुलर वॉर क्रिमिनल का साथ दे रहा है, तो वो कैसे सही हो सकता है? इंडिया यहां पर रशिया के साथ में बैठा हुआ है, तो इंडिया का यहां पर जो भी यहां पर स्टेप्स है वो कैसे सही है? अगर एक पर्टिकुलर मतलब कंट्री को एक टाइप का वॉर क्रिमिनल बोला जा रहा है, तो जो भी पर्सन उसके साथ में है वो भी यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। सिमिलरली अगर आप इंडियन नेशन की बात करेंगे, तो जो हमारे लोग हैं उनको ट्रुथ का पता होना चाहिए। हम क्या डिसीजंस ले रहे हैं, क्या डिसीजन नहीं ले रहे हैं और क्यों हम डिसीजंस ले रहे हैं, ये सब चीजें लोगों को मालूम होनी चाहिए। दिस वाज द फर्स्ट एडिटोरियल। आई होप आपको चीजें प्रॉपर्ली समझ आ रही हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करने वाले हैं साउथ एशियन कंट्री के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर की ग्रोथ के बारे में, किस तरीके से जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है साउथ एशियन इकोनॉमी के अंदर ग्रो होने वाला है। यहां पर हम बेसिकली बात करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बांग्लादेश। बिकॉज बांग्लादेश अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ सालों के अंदर बांग्लादेश एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्सटाइल पावर की तरह इमर्ज हुआ है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हो क्या है। आप जानते हैं कि व्हाट आर द वेव्स ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन? सिंपल वर्ड्स में आप इसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन समझ सकते हैं। कौन कौन से डिफरेंट वेव्स हुए हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के, पहले हम उसको देखते हैं। अभी तक टोटल 4th वेव अभी स्टार्ट हो गया। अगर आप बात करेंगे, फर्स्ट वेव तब हुआ था जब आप जानते हैं कि 1700s के आसपास में, जब मैकेनाइजेशन का पहला जो स्कीम बना था, जब हमारा रेलवेज वगैरह स्टार्ट हुआ था और स्टीम इंजन के थ्रू हमारा रेलवे वगैरह स्टार्ट हुआ था। दैट थिंग इज कॉल्ड एज द फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। सेकंड चीज, जब हमने बैटरी को और फ्यूल वगैरह को यूज करके कार्स वगैरह चलानी स्टार्ट की, ट्रांसपोर्टेशन को हमने ज्यादा और ज्यादा इंक्रीज कर लिया। दैट थिंग इज कॉल्ड एज मास प्रोडक्शन, और उसी के कारण हमारा सेकंड जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो स्टार्ट हो गया। थर्ड चीज में हमने अपने कंप्यूटर्स वगैरह बनाया, हमने उसको ऑटोमेशन करना स्टार्ट कर दिया। दैट थिंग इज कॉल्ड एज थर्ड स्टेज ऑफ जो हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। एंड राइट नाउ वी आर इन द फोर्थ स्टेज, जहां पर हम साइबर फिजिकल सिस्टम्स को यूज करते हैं। सो देखिए, जब आप थर्ड सिस्टम वाला बात करें, जब आपका कंप्यूटर और जो ऑटोमेशन वगैरह था ये सब बनने स्टार्ट हो गए थे, ये वो पीरियड माना जाता है जिस टाइम एक्चुअली हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर था वो भी एक टाइप का ग्रो करना स्टार्ट होता है। और तब से साउथ एशियन जो था, साउथ एशियन कंट्रीज जो है वो एक मेजर प्लेयर की तरह यहां पर इवॉल्व होना स्टार्ट करती है। मतलब समझ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, उसके बाद में जो थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उस टाइम में एक्चुअली साउथ एशिया का जो इमर्जेंस था वो यहां पर स्टार्ट होता है और इट हैज स्टिल कंटिन्यू।
अब देखिए 1980s के आसपास में श्रीलंका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपोर्टिंग कंट्री थी टेक्सटाइल के सेक्टर में, और श्रीलंका वन ऑफ द लार्जेस्ट थी। बट 1980s के आसपास में हम जानते हैं वहां पर एक टाइप का सिविल वॉर आ गया, जो कि एलटीटी नाम की जो कम्युनिटी, जो कि वहां पर तमिल एमिलेट्स नाम की जो कम्युनिटी थी जो कि श्रीलंका के अंदर प्रेजेंट थी, उनका यहाँ पर आपस में सिविल वॉर होता है। उसके कारण श्रीलंका का खुद का जो प्रोडक्शन लाइन है वो पूरी तरीके से डिक्लाइन हो जाता है। दैट इज वाई बांग्लादेश को यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिल गया अपने आप को फिर से एक टाइप का इंक्रीज करने के लिए। 1980s के आसपास में वी सॉ द इमर्जेंस ऑफ बांग्लादेश इन टेक्सटाइल सेक्टर। बांग्लादेश यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की तरह यहाँ पर इमर्ज हुआ। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये था कि 1980s 1990s के आसपास में आते आते बहुत सारे डिफरेंट डेवलपिंग इकोनॉमीज को इंडस्ट्रियल काफी सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ। सबसे पहले चीज जो सपोर्ट मिला वो ये था कि जितना भी रॉ मटेरियल और कैपिटल वगैरह अगर आपको किसी दूसरी कंट्री से खरीदना है उसके ऊपर आपका जीरो ड्यूटी चार्जेस लगा दिया गया। आपको याद है 1990s का टाइम कौन सा चल रहा है? 1990s का टाइम वो चल रहा है जब इंडिया के अंदर एलपीजी रिफॉर्म्स आने स्टार्ट हो गए थे। जब हम एलपीजी हमने किया था उसके अंदर पी वाला पार्ट देख रहे हैं, पी इज कॉल्ड एज प्राइवेटाइजेशन और जी कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन। तो अगर आप ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट देखेंगे तो उसके तहत क्या हुआ था, इंडिया ने अपने खुद के मार्केट्स को ओपन कर दिया था दूसरे कंट्री के लिए। सिमिलरली इंडिया के अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब कंट्री, तो पाकिस्तान हो गया, इन सब कंट्री ने भी अपने अपने मार्केट्स को ओपन किया था। एंड दैट इज वाई उन सबको जीरो ड्यूटी का यहाँ पर बेनिफिट मिला था जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने दिलाया था। ऑलराइट, सेकंड चीज, एक चीज तो हमें यहां पर मिला कि हमें रॉ मटेरियल सस्ते में मिलने स्टार्ट हो गए, हमें कैपिटल मशीन्स वगैरह सस्ते में मिलने स्टार्ट हुई। और सेकंड चीज, अगर हम कोई चीज मान लीजिए कि हम टेक्सटाइल का प्रोडक्ट बना भी लेते हैं तो उसको हमें बेचने के लिए मार्केट चाहिए ना। सेकंड चीज यही हुआ। सेकंड चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये हुआ कि हमें ग्लोबल मार्केट का एक्सेस मिलना स्टार्ट हो गया बिकॉज ऑफ दिस थिंग कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन। आप जी देख रहे हैं एलपीजी का जो जी है, दिस कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ, हमने अपनी मार्केट तो ओपन की, दैट वाज करेक्ट, बट दूसरों की मार्केट भी हमारे लिए ओपन हो गई। अब हम अपने सामान को दूसरे कंट्री के अंदर बेचना हमने स्टार्ट कर दिया। और मतलब 10 साल होते होते 2000 आते आते यहाँ पर बांग्लादेश इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इमर्ज हुआ कि उसने इंडिया को भी पीछे छोड़ दिया। बांग्लादेश यहाँ पर राइट नाउ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है जो कि टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर प्रेजेंट है, और इंडिया यहाँ पर फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। ऑलराइट, अब देखिए इंडिया के अंदर अगर आप एक प्रॉब्लम देखेंगे तो इंडिया के अंदर एक प्रॉब्लम है कि लेबर मार्केट जो है इंडिया का काफी ज्यादा महंगा है। अब लेबर्स महंगे होने के कारण इंडिया का प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा महंगा हो जाता है। तो लेट्स टॉक अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान। देखिए सबसे अच्छी चीज जो बांग्लादेश को फायदा मिला वो ये था कि उनका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ही कम था बिकॉज उनको मशीन बहुत सस्ते में मिल गई, उनके लेबर्स काफी ज्यादा चीप थे। और सेकंड, उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट कंट्री के साथ एफटीए वगैरह साइन करना स्टार्ट किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके तहत जो हल्का फुल्का टैरिफ लगता था ना उसको भी यहाँ पे रिड्यूस कर दिया। दैट इज वाई अभी राइट नाउ बांग्लादेश एक थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। सिमिलरली बांग्लादेश की तरह ही इंडिया और पाकिस्तान ने भी अपने ग्रोथ को स्टार्ट किया, स्पेशली इन रेडीमेड गारमेंट्स। रेडीमेड जानते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ यहाँ पर इंडस्ट्रीज होती है, रेडीमेड और एक होती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो होती है जहां पर आप एक टाइप का धागे को लेते हो, ठीक है, धागे को लेकर आप उसका कपड़ा बनाते हो, मतलब उसको क्लोथ बनाते हो और आप उस क्लोथ को बेचते हो। फिर जो बाकी कंपनीज होती है उस क्लोथ का एक टाइप का ड्रेस बनाती है। एक मतलब इस चीज को कहते हैं टेक्सटाइल सेक्टर। बट सेकंड जो सेक्टर होता है उसे कहते हैं रेडीमेड गारमेंट्स। रेडीमेड गारमेंट्स टेक्सटाइल सेक्टर का एक टाइप का सब पार्ट है, जहां पर रेडीमेड का मतलब होता है आप धागा लेते हो, आप उस धागे का यहाँ पर क्लॉथ बनाते हो और उस क्लॉथ से एक टाइप का ड्रेस बनाते हो और उस ड्रेस को बेचते हो। दैट थिंग इज कॉल्ड एज रेडीमेड गारमेंट्स। ठीक है, सो इंडिया और पाकिस्तान में ग्रोथ जो स्टार्ट हुआ था दैट वाज इन रेडीमेड गारमेंट्स। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, रेडीमेड गारमेंट्स की तरह मतलब कि सेक्टर के अंदर इंडिया ने काफी इंपॉर्टेंट एक टाइप का रोल प्ले किया था। नाउ इंडिया यहाँ पर राइट नाउ पूरे मतलब ग्लोबल इकोनॉमी में जितना भी टेक्सटाइल सेक्टर होता है, मतलब इंक्लूडिंग द रेडीमेड सेक्टर, दोनों को मिला करके इंडिया का 4% शेयर है पूरे वर्ल्ड के अंदर, एंड दैट इज अराउंड 5th पोजीशन पे इंडिया राइट नाउ प्रेजेंट है। बट 2019-20 के आसपास में इंडिया का वैल्यू फिर से डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया है, जहां पर हमने 0.8% का डिक्लाइन देखा है। बट सेम पर्टिकुलर टाइम में 2021, 2020, 2019 इन सब पर्टिकुलर टाइम में पाकिस्तान ने अपने ग्रोथ को काफी ज्यादा इंप्रूव किया है, जहां पर टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर ऑलमोस्ट 24% का राइज देखा है पाकिस्तान के अंदर। समझिए, देखिए यहां पर हम सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट साउथ एशियन इकोनॉमीज। सो अपार्ट फ्रॉम इंडिया वी आर आल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। सो जस्ट बेयर विद मी, जब पाकिस्तान के बारे में कोई इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट्स मालूम चलेंगे तो जस्ट ट्राई टू कंपेयर इट विद इंडिया। सिमिलरली श्रीलंका, बांग्लादेश, सबके साथ आपको इंडिया को कंपेयर करना है, किस तरीके से इंडिया और ज्यादा बेटर जा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैन मेड फाइबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मैन मेड फाइबर्स? कोई भी ऐसी चीज जिसको आर्टिफिशियली बनाया गया है, जैसे कि कॉटन के क्लोथ्स, जूट के क्लोथ्स, इन सबको मैन मेड फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इंडिया यहां पर बहुत ही सक्सेसफुल रहा है अपने बैकवर्ड लिंकेजेस को और फॉरवर्ड लिंकेजेस को और ज्यादा डेवलप करने में। क्वेश्चन कम्स कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस। देखिए जब भी कोई चीज होती है ना, उसको देखिए मान लीजिए कि आपने कोई बिजनेस बनाया, आपने कोई बिजनेस सेटअप किया, तो उस बिजनेस को सेटअप करने से पहले आपको कुछ चीजें चाहिए होंगी और उस सेटअप करने के बाद भी कुछ चीजें आपको चाहिए होंगी। नाउ जो आपको पहले चाहिए होती है उसे कहते हैं बैकवर्ड लिंकेजेस, और जो आपको बाद में चाहिए होता है उसे कहते हैं फॉरवर्ड लिंकेजेस। समझते हैं? मान लीजिए कि आपने यहाँ पर एक टेक्सटाइल का सेक्टर स्टार्ट किया, तो उस टेक्सटाइल के सेक्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या चाहिए? सिंपल वर्ड्स में आपका बैकवर्ड लिंकेज क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट इज लेबर, आपके पास काम करने के लोग होने चाहिए। सेकंड चीज आपके पास इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, वाटर वगैरह, ये सब चीजें होनी चाहिए। और थर्ड चीज आपके पास बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन का मेथड, आपके पास गाड़ियां, आपके पास पार्ट्स, आपके पास रॉ मटेरियल्स, आपके पास ऑटोमेशन के प्रोडक्ट्स, ये सब चीजें होनी चाहिए। दीज ऑल फॉर्म अ पार्ट ऑफ बैकवर्ड लिंकेजेस। सिमिलरली फॉरवर्ड लिंकेजेस क्या होता है? देखिए जब आपने एक पर्टिकुलर क्लोथ को बना लिया, अब क्या करेंगे आप? उस पर्टिकुलर क्लोथ को आपको
आपको आप डिफरेंट हाउस होल्ड्स के पास बेचेंगे, सिमिलरली आप उसको दूसरे इंडस्ट्रीज में बेचेंगे जहां पर उसका और ज्यादा वैल्यू एडिशन होगा, सिमिलरली आप उसको एक्सपोर्ट के लिए दूसरे कंट्री के अंदर बेचेंगे। दिस थिंग इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड लिंकेजेस। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया का जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंडिया के पास जो लेबर है वो काफी चीप है। अगर आप देखेंगे अभी के टाइम में फिर से इंडिया का जो लेबर मार्केट है फिर से कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव होना स्टार्ट हो गया है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया के लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पर इंक्रीज हो गया है, उसके कारण इंडिया का ऑल दो जो वैल्यू है फिर से यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है लेबर मार्केट के अंदर। बट द पॉइंट इज कि जिस टाइम की हम बात करें 1990s के आसपास की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम इंडिया का लेबर काफी चीप था। उसके कारण क्या होता है, बैकवर्ड लिंकेजेस इंडिया का बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, स्पेशली कॉटन इंडस्ट्री के अंदर, टेक्निकल जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सबके अंदर हमने काफी अच्छा यहाँ पर अपना नाम बना लिया था। बट एक चीज समझिए, इंडिया ने यहाँ पर देखिए टेक्सटाइल के अंदर अपना कॉटन वगैरह के अंदर नाम तो बना लिया, बट इंडिया का मैनमेड फाइबर का जो इंडस्ट्री था वो काफी ज्यादा यहाँ पर डाउन था। वो उसके अंदर हमने इंडिया अभी तक मतलब बहुत अच्छे से नहीं कर पाया। इंडिया यहाँ पर जितने भी क्लोथ्स वगैरह बनाता है वो कहीं ना कहीं सीजनल फैशन के अंदर बनाता है। देखिए सीजनल फैशन को आप बहुत ही सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं कि गर्मियों के टाइम में आप मतलब गर्मियों के लिए ड्रेस बना रहे हैं, ठंडियों के टाइम में आप ठंडी के लिए ड्रेस बना रहे हैं। द पॉइंट इज हमारे पास डाउन द लाइन टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके थ्रू हम पूरे के पूरे साल सेम टाइप के क्लोथ बना सके। उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारे पास उस टाइप का डिमांड नहीं है। देखिए समझिए, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर ठंडी के टाइम में जैसे विंटर्स के टाइम में सिर्फ विंटर क्लोथ पहने जाते हैं। बट समझिए जिस टाइम इंडिया के अंदर विंटर्स चल रहा होता है उस टाइम ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो समर्स होती है ना, तो फिर क्यों नहीं इंडिया विंटर्स के टाइम में समर्स क्लोथ बना करके उसको ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट कर सकता है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं। इंडिया का सीजनल फैशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में डोमेस्टिक जो मतलब मार्केट है सिर्फ उसी के ऊपर कहीं ना कहीं हम डिपेंडेंट है, हम बहुत ज्यादा इसमें एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान पहली बात तो कॉटन प्रोडक्ट्स यानी कि मैनमेड फाइबर के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करता है। और सेकंड चीज देखिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है उनके पास स्किलिंग और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का इश्यूज बहुत ज्यादा है। आप जानते हैं वहां की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उसके कारण वो अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। बट पाकिस्तान एटलीस्ट कॉटन के प्रोडक्ट्स में काफी ज्यादा आगे है, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर जो कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन है वो बहुत ज्यादा है। सिमिलरली अगर आप देखिए, अगर आप टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो उसमें मामले में बांग्लादेश काफी स्ट्रांग है, बिकॉज बांग्लादेश ने जो एक चीज पर फोकस किया वो ये किया है कि जो बाकी कंट्रीज हैं उनसे एफटीए के थ्रू काफी सारा टेक्नोलॉजी वगैरह अडॉप्ट किया है। और टेक्नोलॉजी आने के कारण क्या होता है, वो हर एक कंट्री जो है बांग्लादेश को अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। बांग्लादेश इस मामले में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। अब देखिए इसके अलावा अगर आप कॉटन प्रोडक्ट्स की बात करेंगे उसके मामले में भी बांग्लादेश काफी स्ट्रांग है। बांग्लादेश यहाँ पर लो वैल्यू और मिड मार्केट के जो प्राइस सेगमेंट्स होते हैं उन सब चीजों के अंदर काफी सारा प्रोडक्ट्स बनाता है। एक चीज समझिए, अगर आप देखेंगे कॉटन के प्रोडक्ट्स तो ज्यादा लोग कौन पहनना चाहते हैं, जो रिच लोग होते हैं या फिर जो पुअर लोग होते हैं। देखिए जो रिच लोग होते हैं उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांड्स वगैरह प्रेजेंट है। तो अगर आप देखेंगे कि कॉटन प्रोडक्ट्स, कॉटन जो कि काफी कंफर्टेबल माना जाता है, उसको पहनने के लिए सबसे ज्यादा पुअर्स लोग सामने आते हैं ना। एक चीज हम जानते हैं कि पुअर के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, मनी की प्रॉब्लम होती है। तो इसका मतलब क्या है, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें नहीं खरीद सकते। मतलब इनको पुअर्स को जो भी चीजें चाहिए, फिर जो मिडिल इनकम फैमिलीज होती है उनको जो भी चीजें चाहिए वो चाहिए होती है या तो लो वैल्यू मार्केट के अंदर या फिर मिड मार्केट के अंदर, यानी कि जो प्राइस हो वो या तो बहुत ही कम हो, लो वैल्यू के अंदर हो, या फिर मतलब बीच में हो, बहुत ज्यादा हाई ना हो। एंड दैट इज वाई बांग्लादेश ने इसी चीज का यूज किया। बांग्लादेश ने यहाँ पर डिमांड सप्लाई का यूज किया है। बांग्लादेश ने यहाँ पर जैसा डिमांड आया उस तरीके से सप्लाई किया है, राइट। इस चीज को यूज करके बांग्लादेश यहाँ पे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री बन गई है। जस्ट सी दिस पर्टिकुलर मैप बहुत ही ध्यान से। दिस पर्टिकुलर मैप के थ्रू what I am actually trying to show you is कि कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इंडिया और पाकिस्तान के अंदर कहां पे प्रेजेंट है। देखिए समझिए, इंडिया के अंदर देखेंगे तो हम जानते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, इन सब के एरिया के अंदर प्रेजेंट है। बट आपको ध्यान रखना है जो महाराष्ट्र बांग्लादेश है उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन है इंडिया के अंदर, दैट इज इन पंजाब और जो अपर जो गुजरात है ये वाला पार्ट में, ठीक है, मतलब जो सॉरी अपर राजस्थान है, इस पर्टिकुलर पार्ट में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉटन का प्रोडक्शन होता है। अब देखिए ये चीज समझिए, जो पंजाब वाला पार्ट है जहां पर कॉटन प्रोड्यूस होता था वो एक्चुअली पहले जो अभी एक्चुअली पाकिस्तान है वो पहले पूरा का पूरा इंडिया हुआ करता था। व्हाट हैपेंड इन 1947 वाज, जब यहां पर हमारी कंट्री का दो पार्ट में डिवीजन होता है, उस टाइम में जो मेजॉरिटी ऑफ द कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन्स थे, कॉटन, जूट, ये सब प्रोड्यूसिंग रीजन थे, वो सब के सब पाकिस्तान में चले गए। समझिए जो आप डार्कन ग्रीन देख रहे हैं, जो डार्कर ग्रीन देख रहे हैं, वहां पर ज्यादा प्रोडक्शन होता है। देखिए हमारे इंडिया में जितने भी है वो सबके सब लाइटर ग्रीन है। इसका मतलब क्या है, हमारे यहाँ प्रोडक्शन तो होता है बट कंपैरेटिवली लेस होता है। पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है। दैट इज व्हाई कॉटन इंडस्ट्री के अंदर पाकिस्तान जो है राइट नाउ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स है, बिकॉज उनके पास रॉ मटेरियल काफी ज्यादा है। ठीक है, ये आप समझिए। लेट्स टॉक अबाउट श्रीलंका। देखिए श्रीलंका के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि उनका ग्रोथ काफी मतलब इंपॉर्टेंट रहा है, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि वहां पर जो स्किलिंग का जो मतलब फैक्टर है वो काफी ज्यादा है। मतलब कि वहां पर लोगों के पास उतने स्किल्स नहीं है। उसके कारण क्या होता है, एक पर्टिकुलर काम कराने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, उसके कारण हर एक चीज का कॉस्ट ऑफ इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आप एक चीज को देखेंगे, श्रीलंका को अगर यहाँ पे ग्रोथ करना है तो उनको क्या करना होगा, उनको वैल्यू चेन के अंदर पहली बात तो आगे बढ़ना होगा, अपनी ट्रेनिंग को इंप्रूव करना होगा, अपने क्वालिटी कंट्रोल को इंप्रूव करना होगा, अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट को इंप्रूव करना होगा, और जो भी उनका ट्रेड रिलेशनशिप है, मर्केंडाइज है, उन सबको यहाँ पर एक्सपोर्ट
इंपोर्ट, इन सबको इंक्रीज करना होगा। अगर ये सब करते हैं तो श्रीलंका भी यहाँ पर वापस बैक ऑन ट्रैक आ सकती है, राइट। नाउ सिमिलरली लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आपको याद होगा पीछे हमने बात की थी, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो पार्ट है जहां पर हम ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी, इन सब के बारे में, इन सब चीजों को यूज करते हैं अपने प्रोडक्शन मशीनरी के ऊपर, ताकि हम अपने टेक्नोलॉजी को और ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से इंटीग्रेट कर सके अपने हर एक मतलब चीजों के लिए। देखिए इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर हमारे पास मशीन लर्निंग नाम की कोई कंसेप्ट है, अगर हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का या फिर हमारे पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स नाम का कोई टेक्नोलॉजी प्रेजेंट है, तो क्यों ना इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को यूज करके हम यहाँ पर जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है उस चीज को और ज्यादा इंप्रूव करें, हमारा जो यहाँ पर प्रोडक्शन लिंकेजेस है उसको और ज्यादा इंप्रूव करें। द पॉइंट इज कि यहाँ पर हम क्यों सिर्फ ह्यूमन मेड चीजों के ऊपर ही डिपेंडेंट करें, क्यों ना हम जो भी हमारे पास मशीन है उसको यूज करके हम अपने टेक्सटाइल सेक्टर को ज्यादा इंप्रूव कर ले। दिस इज द मेन थिंग, ठीक है। तो राइट नाउ जो हमारा प्रोडक्शन साइकिल है उसके अंदर हम अपने सारे डिजिटल इन्फॉर्मेशन को, ऑटोमेशन को, जैसे रोबोटिक्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, वर्चुअल रियलिटी, 3D प्रिंटिंग, इन सब चीजों को यूज करके हम और ज्यादा बेटर कंपोनेंट्स बना सकते हैं, बेटर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। दिस इज द नीड ऑफ द आवर एक्चुअली, यही ऑथर यहाँ पर बोलना चाहते हैं। सिमिलरली अगर आप ऑटोमेशन को देखेंगे तो टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर यहाँ पर ऑटोमेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, जहां पर रोबोटिक ऑटोमेशन को हम यूज कर सकते हैं, जो बहुत ही फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं, जहां पर बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, उस सब चीजों में जहां पर ह्यूमंस को बहुत ज्यादा टाइम लगता है, उन सब चीजों में हम रोबोट्स का यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम रोबोट्स को यूज करेंगे तो वहां पर उस पर्टिकुलर चीजों में हम प्रोडक्शन एफिशिएंसी को ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि एक पर्टिकुलर पोर्शन को बहुत ही अगर माइन्यूटली कट करना है, कलर करना है, तो उन सब चीजों में मशीन जो है वो ज्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड कर सकती है एज कंपेयर टू ह्यूमंस। सिमिलरली अगर आप बात करेंगे, देखिए इसके कारण क्या हो रहा है, हम एक चीज जानते हैं कि आने वाले टाइम में मशीन जो है वो कहीं ना कहीं ह्यूमंस को रिप्लेस करने वाली है, राइट। ह्यूमंस को रिप्लेस तो कर देंगे, उसके कारण क्या होगा, कहीं ना कहीं रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत होगी, और जो ह्यूमन और मार्केट नीड्स है वो कहीं ना कहीं मिसमैच होने वाली है। इसका मतलब क्या है, जो ह्यूमंस ग्रोथ या फिर जो जॉब के लिए एक्चुअली ढूंढ रहे होंगे उनको जॉब नहीं मिलेगा, बिकॉज वो सारा का सारा जॉब मशीन के पास जाएगा। लेकिन एक चीज समझिए, अगर चेंजेस आते हैं तो साथ में अपॉर्चुनिटीज आती हैं, अगर चेंजेस आते हैं तो अपॉर्चुनिटी के साथ साथ में चैलेंजेस भी आते हैं। अपॉर्चुनिटीज क्या है? अपॉर्चुनिटीज हमारी तरफ एक तरफ ये है कि टेक्सटाइल सेक्टर अगर आता है, हमारे पास चेंजेस क्या है? चेंजेस ये है कि हम ह्यूमन से शिफ्ट होकर के मशीन की तरफ जा सकते हैं। हमारे पास सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, हमारा टोटल जो कॉस्ट है वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। लेकिन चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस बहुत ज्यादा है यहाँ पर। सबसे पहली चीज जॉब लॉस होगा, डिसरप्शन होगा, इनइक्वालिटी आएगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगा, बिकॉज यहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ नो जॉब एंड ऑल, राइट, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण। सारा का सारा पावर जो है कहीं ना कहीं कुछ कंपनीज के हाथों में आ जाएगा, जितने भी साइबर अटैक्स वगैरह हैं वो और ज्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे। पॉइंट इज कि ये सबका सब प्रॉब्लम हो जाएगा। नाउ हम जानते हैं कि चेंजेस आएंगे, यानी कि मशीन अगर ह्यूमंस को रिप्लेस करना स्टार्ट कर देंगे तो कुछ फायदे होंगे नो डाउट, बट प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा होंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्रोथ इन इंडिया। क्या क्या इंडिया के अंदर ग्रोथ हो रहा है? फर्स्ट चीज, इंडिया का जो प्रोडक्शन सेंटर है वो राइट नाउ ऑलमोस्ट अपने फुल कैपेसिटी के ऊपर काम करता है, लेकिन इसके बावजूद देखिए हम यहाँ पर मशीन को काफी ज्यादा यूज करना ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। इसके कारण हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दैट इज ऑलमोस्ट इंक्रीज द 7% के आसपास का जो लेवल है। इसके कारण इंडिया का जो जॉब क्रिएशन का प्रॉब्लम है उसके अंदर चैलेंज और ज्यादा इंक्रीज हो गई है। हमारा ऑटोमेशन सेक्टर को हम एक तरफ इंक्रीज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इंडिया एक डिजिटल इकोनॉमी बने, हम चाहते हैं कि इंडिया एक टाइप का बेसिकली मशीन लेड इकोनॉमी बने। बट अगर हम मशीन लेड इकोनॉमी की तरफ जाते हैं तो जो जॉब्स है वो ह्यूमन यहाँ पर अपने जॉब्स को लूज कर रहे हैं, उसके कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली वर्ल्ड बैंक का यहाँ पर रिसेंटली एक डेटा आया था जिसके थ्रू ये बोला गया था कि पोस्ट कोविड-19 मार्केट के अंदर ये पर्टिकुलर जो जॉब ग्रोथ का जो मतलब अनसस्टेनेबिलिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब है और लोगों की जॉब जाएगी और ज्यादा प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाएगी। स्पेशली जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जहां पर हम हर चीजें मशीन की हेल्प से करना चाहते हैं, उसके कारण हमारा अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और जो हमारा पुअर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेसिटी है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। मतलब हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेसिटी यहाँ पर और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और ज्यादा खराब हो जाएगी। नाउ हमारा वो क्या है, देखिए अभी हमें यहाँ पर स्किलिंग को अपने इंटीग्रेट करने की जरूरत है, हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करने की जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ हमें अपने जॉब का जो प्रॉब्लम है उसको यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत है। हमें यहाँ पर ऐसे सेक्टर्स को लेकर आना होगा जहां पर जॉब्स ना जाए, हमें एक सेक्टर से चेंज होकर के अडॉप्ट करना होगा दूसरे सेक्टर की तरह, जहां पर मशीन प्लस ह्यूमंस दोनों का सपोर्ट ले सके। बिकॉज एक ही समझिए, मशीन जो है वो ह्यूमंस के हेल्प के बिना इनकैपेबल है। मशीन खुद से कुछ नहीं कर सकती है, मशीन को आप पहले कमांड देंगे तभी वो काम करेगा। हाँ एक चीज सही है कि ह्यूमंस आपको कम चाहिए होंगे, बट यू कैन नॉट रिप्लेस मशीन्स मतलब विद ह्यूमंस। आप ह्यूमंस के बदले में मशीन्स को कभी भी लेकर नहीं आ सकते। अब देखिए अगर हम मशीन्स को यूज करते हैं, ऑटोमेशन सेक्टर के अंदर लेके आते हैं, तो हमारा लिविंग वेजेस है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। हमारा जो एजुकेशन का एक्सेस है उसको हमें और ज्यादा इंक्रीज करना होगा ताकि लोग जो है और ज्यादा अवेयर रहे, एजुकेटेड रहे, राइट। तो हमें बेसिकली जो हमें राइट नाउ सीजनल फैशन के ऊपर है मतलब प्रेजेंट है, उससे हमें चेंज होकर फास्ट फैशन की तरफ जाना होगा। फास्ट फैशन मतलब जो चीजें फास्ट फास्ट बन रही है, और मोर इंपॉर्टेंटली हम एक्यूरेट फैशन की तरफ जाना होगा। बिकॉज और अच्छा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्यूरेट फैशन? सिंपल से मतलब है मशीन लेड फैशन जो इंडस्ट्री है। इसका मतलब क्या है, जो भी क्लोथ वगैरह बन रहा है, जो भी टेक्सटाइल सेक्टर जो ग्रो कर रहा है, सबका सब
मशीन के लाइट होना चाहिए। इसके लिए हमें डिजिटलाइजेशन करना होगा, ऑटोमेशन करना होगा, इन सब चीज़ों में और ज़्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट करनी होगी, मशीन वगैरह को और ज़्यादा साथ लेके आना होगा। उसके अलावा हमें अपने ट्रांसपोर्टेशन को ज़्यादा इंक्रीज करना होगा ताकि हम चीज़ों को और ज़्यादा लेस कॉस्टली बना सके, राइट। इसके अलावा हमें लार्ज फैक्ट्रीज, देखिए समझिए, अगर आपको ये सब चीज़ें ह्यूमन से चेंज करके मशीन की तरफ जाना है और मशीन को चेंज करके मशीन प्लस ह्यूमंस की तरफ जाना है, मतलब इस सेक्टर की तरफ जाना है, तो जो लार्ज फैक्ट्रीज है उनके लिए तो बहुत ही आसान हो जाएगा, ट्रांजिशन हो जाएगा। बट जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज है, जो स्मॉलर फैक्ट्रीज है, उनको सफरिंग होगी, उनको प्रॉब्लम काफी ज्यादा होने वाली है। बिकॉज अगर न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, ऑटोमेशन को टेक्नोलॉजी को मतलब अडॉप्ट करना है, तो उसके लिए आपके पास बहुत सारा डाइवर्सिटी का क्रिएशन होना चाहिए। आपके पास बहुत सारी चीजें ऐसी होनी चाहिए जो कि आपको इस चीज के अंदर ग्रो करेगी, आपको इस चीज के अंदर हेल्प करेगी। अब अगर आप राइजिंग वर्ल्ड की बात करेंगे तो वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंज है जिसे कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी कहीं ना कहीं सामने हमारे आया हुआ है। तो देखिए सस्टेनेबिलिटी क्या है? सस्टेनेबिलिटी राइट नाउ एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड्स है जो कि फॉरेन बायर्स की तरफ से आया। देखिए बांग्लादेश ने यहाँ पर ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया है। इसका मतलब क्या है? जो भी चीजें वो बनाते हैं, जो भी टेक्सटाइल्स वगैरह बनाते हैं, उसके अंदर वो एनर्जी को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, वाटर को कंजर्व करते हैं और रिसोर्सेज को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हर एक टेक्सटाइल के अंदर देखिए, अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करेंगे तो उसके अंदर वाटर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। माना जाता है कि वर्ल्ड का 17 to 20% जो वाटर पॉल्यूशन होता है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नाउ किसी तरीके से अगर हम सस्टेनेबिलिटी को इंप्रूव कर सके, इसका मतलब क्या है? हम एनवायरमेंट को ध्यान में रख के इस टेक्सटाइल सेक्टर को ग्रो कर सके, तो हमारा यहाँ पर जो ग्रोथ है वो और ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सिमिलरली जो इंडियन प्लेयर्स हैं जो यहाँ पर खुद को इस सेक्टर के अंदर इमर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी के ऊपर और ज्यादा ध्यान देना होगा। उसके लिए हमें देखिए कोई भी चीज अगर हमें यूज करनी है, जैसे कि रीजनरेटिव ऑर्गेनिक फार्मिंग हम ऑलरेडी यूज करते हैं अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। सिमिलरली हम बहुत सारी एनर्जी को सस्टेनेबली यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया। तो पॉइंट इज कि हम डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर ऑलरेडी सस्टेनेबिलिटी को यूज कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट इन टेक्सटाइल सेक्टर? टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर भी हमें कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी को यूज करना चाहिए। सिमिलरली अगर आप इंडियन गवर्नमेंट की बात करेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर रही है बाय प्रोजेक्टिंग सस्टेनेबल रेजोल्यूशंस। बहुत सारे ऐसे रेजोल्यूशंस वगैरह लेके आ रही हैं जिसके थ्रू जो डिफरेंट कंपनीज वगैरह उनको ये बोला जा रहा है कि आप सस्टेनेबल मींस को फॉलो कीजिए। जैसे कि कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि सस्टेनेबल है, जो कि पॉलिटिकली स्टेबल है, जो कि मतलब हमें एनवायरमेंट को बचाने में हेल्प कर सकती है, उसके ऊपर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं टैक्स एग्जेम्पशन वगैरह प्रोवाइड करता है। तो इसके थ्रू क्या होता है? गवर्नमेंट हमारी हेल्प करने की कोशिश करती है उन लोगों को जो कि एक्चुअली एनवायरमेंट का ध्यान रख रहे हैं। सिमिलरली अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो एक चीज देखिए, अगर अभी भी राइट नाउ इंडिया के अंदर कुछ लेबर जो है काफी अफोर्डेबल है, इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जो साउथ एशियन इकोनॉमीज है बेसिकली, वहां पे लेबर अभी कंपैरेटिवली काफी मतलब चीप है। सेकंड चीज, अगर आप इंडिया के बारे में बात करेंगे, इंडिया एक ऐसी कंट्री जहां पे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स लगातार इंक्रीज हुए हैं। तो उसके कारण क्या हुआ है? हमने ऑलरेडी ड्रोन के फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, इन सब के फील्ड में काफी ज्यादा हमने ऑलरेडी अचीवमेंट ले लिया है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर फील्ड्स में अचीवमेंट ले सकते हैं तो व्हाई नॉट इन लेबर फील्ड, राइट? या फिर व्हाई नॉट इन टेक्सटाइल फील्ड एक्चुअली? तो हम क्यों नहीं रिसोर्सेज को, इंफ्रा को, टेक्नोलॉजी को इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को, कि हम टेक्सटाइल के सेक्टर भी के अंदर भी अपने आप को फिर से इंक्रीज करना स्टार्ट कर दें। सिमिलरली इंडिया अगर चाहे तो इंडिया अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को अगर सही से यूज करे तो इंडिया यहाँ पर कहीं ना कहीं फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइप का सेंटर बन सकता है, और वो सेंटर बनकर इंडिया कहीं ना कहीं अपने आप को फिर से एक टाइप का ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी के पाथ के ऊपर लेके आ सकता है। हम जानते हैं कि राइट नाउ यूएस और चाइना के बीच में कहीं ना कहीं टाइप का ट्रेड वॉर चल रहा है। उसके कारण इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सब के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है कि अपने प्रोडक्शन बेस को यूज करो और अपने कंट्री का जो बेसिकली प्रोडक्शन है उसको ज्यादा इंक्रीज कर लो। देखिए जिस तरीके से चाइना के पास बहुत सारा सप्लाई है ना, उस तरीके से इंडिया के पास भी बहुत सारा सप्लाई है। इंडिया के पास बहुत सारा रॉ मटेरियल है इस चीज के अंदर, बहुत सारा ऑलरेडी गारमेंट्स ऑलरेडी इंडिया के पास प्रेजेंट है, रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह प्रेजेंट है। इंडिया इन सब चीजों को यूज करके एक्सपोर्टिंग कंट्री बन सकता है। इंडिया एक बहुत ही फास्ट डेवलपिंग कंट्री बन सकता है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल्स। हम जानते हैं कि बांग्लादेश वन ऑफ द टॉप एक्सपोर्टर्स के अंदर पहुंच गया। हम जानते हैं कि थर्ड लार्जेस्ट इसका एक्सपोर्टिंग मतलब कंट्री बन चुकी है बांग्लादेश। द पॉइंट इज बांग्लादेश ऐसा कैसे बनी है? बिकॉज उसने टेक्नोलॉजी के अंदर काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया है। और यही चीज यहाँ पर ऑथर बार बताना चाहते हैं कि बांग्लादेश का जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सबक है, जो शो करता है कि बांग्लादेश इतना फास्ट ग्रो किया है। उसके अंदर बांग्लादेश का जो टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने का जो मतलब स्टेप रहा था वो दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सिमिलरली इंडिया ने यहाँ पर ये मतलब प्रपोज किया था कि वो ऑलमोस्ट $1.4 बिलियन इन्वेस्टमेंट करेगा टेक्सटाइल पार्क के अंदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्सटाइल पार्क्स? देखिए बेसिकली एक ऐसा पार्क होता है जहां पर बहुत सारे डिफरेंट टेक्सटाइल कंपनी जो एक साथ आ सकती है, उनको ऑटोमेशन प्रोवाइड किया जाएगा, उनको कंपनीज वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी, उनको बहुत सारी मशीन्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके थ्रू वो लोग अपने एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने ट्रेड को इंक्रीज कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं इन सब चीजों को? इसी सब चीजों को देखिए। इसके अलावा इंडिया ने जैसा हमने पीछे बात किया, इंडिया ने टैक्स रिबेट्स वगैरह दिए हैं उन सब लोगों को जहां पे जो लोग सस्टेनेबली यूज कर रहे हैं। 2024 तक इस पर्टिकुलर टैक्स रिबेट्स को दिया गया। उसके अलावा कुछ लेबर लॉ रिफॉर्म्स को चेंजेस करने की जरूरत है, हमें कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव वगैरह प्रोवाइड करने की जरूरत है। इनकम टैक्स के अंदर हमें कुछ रिलैक्सेशन वगैरह प्रोवाइड करने की जरूरत है। बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज को जो भी उनको ड्यूटीज वगैरह पे करना पड़ता है, इन सबको आप रिड्यूस कीजिए। इस सबसे क्या होगा? इन सबसे क्या होगा? इंडिया जो है ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ फिर से यहाँ पे डेवलप करना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ
एंडिंग में ऑथर क्या बोलते हैं, एंडिंग में ऑथर ये बोलता है कि हम जो बेसिकली कॉटन प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, हमारी जो साउथ एशियन इकोनॉमी है, हम लोग कहीं ना कहीं जो भी चीजें प्रोड्यूस करते हैं कॉटन के कारण करते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, हर एक कंट्री। हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉटन की डिपेंडेंसी से हट करके बाकी चीजों के ऊपर ही फोकस करना होगा। हमें एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बनना होगा, नॉट जस्ट टू इंडिया बट एंटायर साउथ एशियन रीजन को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बनना होगा, जहां पर जो भी हमारी साउथ एशिया का जो मार्केट है जो लगातार डिमिनिश हो रहा है, उस चीज को यहाँ पर फिर से कहीं ना कहीं अपलिफ्ट करना होगा। उसके लिए पहले चीज तो हमें कॉटन से हटके डाइवर्सिफाई करना होगा, जूट की तरफ जाना होगा, बहुत सारे टेक्सटाइल्स वगैरह उनकी तरफ जाना होगा। सेकंड चीज, जो भी मार्केट का डिमांड है, जो भी मैन मेड टेक्सटाइल्स है, उस तरफ हमें जाना होगा कॉटन से हट करके। देखिए कॉटन के साथ साथ में बाकी चीजों को प्रोड्यूस करना कुछ गलत नहीं है, और उस चीज से क्या होगा, हमारा डाइवर्सिफिकेशन और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली इन सब चीजों को करने के लिए हमें कुछ न्यू अप्रोच चाहिए होंगे, जैसे कॉम्प्लायंस हो गया, ट्रांसपेरेंसी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, सस्टेनेबल प्रोडक्शन, बेसिकली वो सारी की सारी चीजें जो कि एक पर्टिकुलर कंपनी को प्रॉपर्ली स्टैब्लिश करने के लिए चाहिए होती है, वो सब भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिया को चाहिए होगा। सिमिलरली अगर इंडिया का लेबर फोर्स और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, जैसे उनको ज्यादा रीस्किल किया जाए, उनको अपस्किल किया जाए, तो ऑटोमेटिकली हमारा मार्केट कहीं ना कहीं फिर से डेवलप हो जाएगा। और फाइनली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट विल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट का प्रोएक्टिव सपोर्ट जो है उस पर्टिकुलर चीज में, वो इंडिया को काफी ज्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर मूव करने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा दोनों एटूल्स। आई होप आपको दोनों चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।